हेलो एवरीवन। हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत नजदीक हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अपनी पढ़ाई अपना फ्लो बिल्कुल मत बिगाड़िए। यदि किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते हैं, हो सकता है किसी ना किसी कारणवश कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ नहीं पाते, तो अपने दिन के समय में 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हमेशा पढ़ते हुए कवर करिए, ताकि जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उस दिन आपका बहुत ज्यादा लॉस ना हो। वो उस दिन आप जब 15-20 मिनट डेली पढ़ते रहेंगे एक्स्ट्रा, तो आपकी जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होगी उस दिन की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी 26 जून के करंट अफेयर्स की क्लास। ये हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है डेली 7 AM पर आती है। ठीक है, देखिए पिछले वीक आपकी कुछ क्लासेस छूट गई थी, जिन्हें हम धीरे धीरे जल्दी से कवर कर रहे हैं और जल्दी ही वो आपको कल तक आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, तो इन्हें कवर करते रहिए। और ये जो हमारी क्लास है 7 AM पर आती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश का जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं अयन्ना पात्रुडू। ठीक है, अयन इनके नाम थोड़े से टिपिकल है। अयन्ना पात्रुडू को आंध्र प्रदेश जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये कौन है? ये तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य हैं, तेलुगु देशम पार्टी के अयन्ना पात्रुडू। ठीक है, इन्हें क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें सर्वसम्मति से चुना गया, क्योंकि इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया था। देखिए, ये अकेले थे जिसने विधानसभा के अध्यक्ष के लिए नामांकन किया। चलिए बात कर लेते हैं माफ कीजिए, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 की। आंध्र प्रदेश में जो चुनाव हुए, कुल सीट आपकी 175 थी। इसमें बहुमत किसे मिला है? तेलुगु देशम पार्टी को मिला है, जिसके मुख्य कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और आपको पता है हाल ही में जो अन्य राज्य के विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको देख लेते हैं। ओडिशा से किसे विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? उनका नाम है सुरमा पाढ़ी। ठीक है, ये ओडिशा से हैं। सिक्किम से किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम से नियुक्त किया गया है मिंगबा नोरबू शेरपा। ठीक है, मिंगबा नोरबू शेरपा को सिक्किम का जो विधानसभा अध्यक्ष है उसे उन्हें नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं तेसम पोंगटे। कौन है? तेसम पोंगटे को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। प्रश्न है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? देखिए कितनी बड़ी, कितने गर्व की बात है भारत के लिए कि विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। विश्व शिल्प नगरी का दिया गया जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है आपका श्रीनगर। ठीक है, जो श्रीनगर है आपको पता है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जिसे विश्व शिल्प परिषद का के आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा इसे दे दिया गया है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो कशीदाकारी आप देख रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों में इंटरनल टैलेंटेड है। वहां ऐसी ऐसी ये लोग कारीगरी करते हैं, परंतु देखिए माहौल ऐसा रहा, वहां आतंकवाद इतना ज्यादा पनप गया कि इन लोगों का जो टैलेंट है वो कभी उभर कर सामने नहीं आया। इन्हीं लोगों तक ये सीमित रह गए। पूरी तरह ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकते थे जितना इन लोगों के अंदर हुनर है। ठीक है, तो देखिए अब जो विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है वो श्रीनगर को दिया गया है। और देखिए श्रीनगर के जो हस्तशिल्प है और हथकरघा क्षेत्र है उसमें कुशल शिल्प कारीगरी के कारण इन्हें ये दिया गया है। कभी आप देखेंगे तो ये मशीनों से भी बेहतर ये लोग हस्तशिल्प में जो कारीगरी है हाथ से उसे करते हैं, मशीनों से भी बेहतर ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ की लेडीज, यहाँ के जेंट्स भी इस काम में पूरी तरह परफेक्ट है। जिस तरह लेडीज इस काम में परफेक्ट है यहाँ कारीगरी में, हस्तशिल्प में, उसी तरह यहाँ जो जेंट्स हैं वो भी पूरी तरह कारीगर हैं, परफेक्ट है। तो देखिए इस मान्यता से क्या होगा, श्रीनगर में हस्तशिल्प और जो हथकरघा उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसमें विकास होगा, स्थिरता होगी और यहाँ इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सब चीजें आप देख रहे हैं, ये सब चीजें इन लोगों ने हाथों से बनाई हुई है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये यहाँ के लोगों द्वारा हाथों से बनाई गई चीजें हैं।
जो अब विश्व में जाएंगी, संपूर्ण विश्व में फैलेंगी, जिससे श्रीनगर को हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग में बहुत ज्यादा इन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्या है, श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं श्रीनगर की प्रमुख शिल्प कला कौन कौन सी है। तो देखिए पेपर के माध्यम से बनाई गई यहाँ शिल्प कला है जिसे कहते हैं पेपर माशी शिल्प कला। एक है कपड़ों पर की जाने वाली शिल्प कला जिसे कहते हैं नमदा शिल्प, और एक है पश्मीना शॉल। आपको पता है ये पश्मीना शॉल और कालीन, जो पश्मीना शॉल है ये यहाँ का प्रसिद्ध शॉल है और बड़ा ही सॉफ्ट ये शॉल होता है। अगला है अखरोट की लकड़ी की नक्काशी। देखिए अखरोट की लकड़ी पर भी ये लोग नक्काशी करते हैं। ये देखिए यहाँ की प्रसिद्ध जो शिल्प कलाएं हैं ये प्रमुख हैं, पेपर माशी शिल्प कला, नमदा शिल्प कला जो कपड़ों पर की जाती है, पश्मीना शॉल, यहाँ कालीन बनाए जाते हैं, और अखरोट की लकड़ी पर ये नक्काशी की जाती है। अब देखिए वैकल्पिक शिल्प शहर, ये देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी आपको पता है इसे बनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत हुई। प्रदानकर्ता की बात आती है तो देखिए जो विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल है, ठीक है, ये हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1964 में कुवैत में स्थापित की गई थी। ठीक है, बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, है ना। शुरुआत तो 2014 से और स्थापना इसकी कुवैत में की गई थी। अब आती है वैश्विक शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। 25 जून 2024 से इसका उद्देश्य क्या है? संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज को बढ़ाने में स्थानीय सरकार, कारीगरों और समुदायों के प्रयासों को पहचानना इसका वैश्विक शिल्प शहर का इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ, पर इस दौरान जो नवनिर्वाचित सांसद हैं शपथ किसने दिलवाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है अभी हमने इसे इनडायरेक्टली कल भी कवर किया था पिछली वाली क्लास में। तो देखिए 24 जून को जो 18वीं लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है, इस दौरान जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्होंने शपथ ली है। ये शपथ किसने दिलवाई? ये शपथ दिलवाई है प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, देखिए आपको पता है भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो पहला सत्र है ये आपको पता है 3 जुलाई तक चलने वाला है। और क्या हुआ है कि जो भर्तृहरि मेहताब है उनको प्रोटेम स्पीकर किसने नियुक्त किया है? हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, और प्रोटेम स्पीकर ने इन सभी सांसदों को शपथ दिलवाई है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर आपको पता है हमने कल भी कवर किया था। संविधान के अनुच्छेद 95 एक के तहत ये आते हैं, 95 वन के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और आपको पता है प्रोटेम स्पीकर तब तक रहते हैं जब तक जो एक्चुअल जो स्पीकर बनेंगे तब तक वो चार्ज नहीं ले लेते, तब तक वो पूरी तरह रेगुलर शपथ नहीं लेते, जब तक वो चार्ज में नहीं आते तब तक प्रोटेम स्पीकर का कार्य रहता है। उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर की जो पद है वो समाप्त हो जाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है, हम बात करते हैं भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो वो बने जीवी मावलंकर। ठीक है, कौन बने भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर? जीवी मावलंकर। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। एनटीए, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है? देखिए आपको पता है फिलहाल में नीट जो हमारा मेडिकल एंट्रेंस होता है इसमें क्या हुआ है, ये एग्जाम फिलहाल में एग्जाम्स लीक होने की थोड़ी सी जो न्यूज है वो बढ़ गई हैं, ये बढ़ गए हैं थोड़े से। हम स्टेट के एग्जाम्स की ही बात नहीं करते, ये नेशनल लेवल का बहुत बड़ा एग्जाम है जो अभी लीक हुआ है फिलहाल में। इन नेशनल लेवल की इतनी बड़ी परीक्षाएं यदि लीक हो सकती हैं तो आपको पता है कहीं ना कहीं समस्या जरूर है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। तो इसके लिए एक 7 सदस्यों की ये बहुत बड़ी बात है कि हाई लेवल कमेटी का इन्होंने गठन किया है। आपसे पूछा गया है इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो देखिए इस अध्यक्ष को बनाया गया है के राधा कृष्णन को। ठीक है, आपको पता है अभी देश में एक मुद्दा उठा हुआ है कि जो नीट की जो परीक्षा लीक हुई थी उसमें जो वो पेपर लीक हुआ था और उसमें जो परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई थी, उसके आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने किसने नियुक्त किया है, ये जो कमेटी बनाई है शिक्षा मंत्रालय ने बनाई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गड़बड़ियों को रोकने के लिए और एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए इस हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। ये जो हाई लेवल कमेटी है ये 7 सदस्यों की कमेटी है और इसके जो चीफ हैं के राधा कृष्णन को बनाया गया है।
ठीक है। ये कौन है? इसरो के पूर्व चेयरमैन ये रह चुके हैं। ओके, अब देखिए ये कमेटी क्या करेगी, 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 महीने में ये बताएगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, साथ साथ ये क्या करेगी, एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी। आपको पता है ये एग्जाम से लीक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण एक जो है हमारा, ये क्या है, डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये जो डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ना, ये है। आपको पता है कहीं छोटा सा भी फॉल्ट होने पर, एक यदि कुछ भी छोटी सी चीज भी यदि लीक हो जाती है, तो आपको पता है इंटरनेट के माध्यम से भी पूरी तरह वो पूरी जगह वो फैल जाती है, जिस कारण ये डेटा सिक्योरिटी, सबसे पहले जो काम करना होगा ये डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर करना होगा। ठीक है, इसके लिए जो सुझाव देगी ये हमारी जो कमेटी अभी बनी है, ये इस पर सुझाव देगी। ठीक है, और उम्मीद है भविष्य में जब आप अपनी तैयारी करें, एग्जाम दें, तो हो सकता है ऐसे आपके जो बच्चों के साथ ही भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हो सकता है भविष्य में ये ना हो। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बात हो रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं वो नियुक्त किए गए हैं मनोज जैन। ठीक है, मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल का अध्यक्ष और इसका जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात आती है मनोज जैन को एमवी गौतम के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले मनोज जैन क्या थे? 1 अगस्त 2023 को बेल के बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स का निदेशक इन्हें बनाया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या है? ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1954 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत का जो पहला साहित्यिक शहर है वो बनाया गया है कोझिकोड। ठीक है, तो कोझिकोड आपको पता है, कोझिकोड में 500 से अधिक क्या है, लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय हैं, और इस शहर को मलयालम साहित्य के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मलयालम साहित्य के लिए इस शहर को कोझिकोड जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड लेवलर, माफ कीजिए, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी एफटीआई टीटीपी, जिसे हम कहते हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यानी एफटीआई, और टीटीपी मतलब ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो देखिए ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने नई दिल्ली का जो हमारा, इसे हम आईजीआई बोलते हैं शॉर्ट में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफटीआई फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एफटीआई और टीटीपी लॉन्च किया है। ठीक है, ये है क्या? ये एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से भारतीय जो पासपोर्ट धारक हैं और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इनको यात्रा करनी आसान हो जाएगी। इनके लिए इसमें सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? ये एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जाएगा, और एफटीआई जो पंजीकरण है वो अधिकतम 5 वर्ष या पासपोर्ट की वैधता तक, जो भी पहले हो तक वैध हो। ठीक है, 5 साल तक के लिए ये वैलिड होगा एक बार करने के बाद। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा, इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अब तक तो हमने पढ़ा कि इसके लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कृष्णन को हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है एनटीए अतिरिक्त यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एडीजी। ठीक है, तो एडीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार खरोला। ठीक है, प्रदीप कुमार खरोला को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एडिशनल डीजी नियुक्त किया गया है। ये कौन है? इन्हें क्या, पहले बात तो इन्हें जो इससे पहले कौन थे, पूर्व महानिदेशक जो सुबोध कुमार सिंह हैं, उनके स्थान नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कौन है? प्रदीप कुमार खरोला 1985 के कर्नाटक कैडर के आईएएस ऑफिसर ये हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पढ़ तो रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम पिछला भी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या? तो जो एनटीए है वो क्या है? वो देश के उच्च शिक्षण संस्थान जो है उनमें एडमिशन और स्कॉलरशिप हेतु एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है, और स्कॉलरशिप के लिए एंट्रेंस टेस्ट ये कंडक्ट कराती है। ठीक है, स्थापना कब हुई?
2017 में देखिए, और भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये पंजीकृत है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। चर्चा में रहा आर्मेनिया देश पश्चिमी एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित है? बात हो रही है आर्मेनिया देश की, तो इन्होंने कहा है कि जो पश्चिम एशिया और यूरोप है किस हिस्से में स्थित है? तो देखिए ये है काकेशस क्षेत्र में स्थित। ठीक है, इसे हम काकेशस क्षेत्र कहते हैं, जिस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए आपका हाल ही में आर्मेनिया जो विदेश मंत्रालय है, देखिए चर्चा में क्यों आया है कि आर्मेनिया जो विदेश मंत्रालय है उसने आधिकारिक तौर पर क्या है किया है कि फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने की घोषणा इस देश ने की है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक, आपको पता है वर्तमान में जो गाजा है उसमें और फिलिस्तीन में युद्ध चला हुआ है, तो जो फिलिस्तीन राज्य है इसको मान्यता देने वाला ये देश है आर्मेनिया। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, आपको पता है फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसको दुनिया के 145 से ज्यादा देशों ने मान्यता दे दी है और आर्मेनिया एक ऐसा देश है। देखिए आर्मेनिया की बात कर रहे हैं, पहले तो हम देख लेते हैं मैप में। ये आर्मेनिया है जो चारों तरफ से घिरा है, टर्की, ये अजरबैजान है, ये ईरान है, ये जॉर्जिया है। तो क्या है ना, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जैसे कि ये देश है आर्मेनिया और ये चारों तरफ से भूमि वाले क्षेत्रों से घिरा हुआ है। सपोज जैसे ये जॉर्जिया के नजदीक ब्लैक सी है, काला सागर है, तो इसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं कहेंगे। ठीक है, अब क्या है, तो ये चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, तो इसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक, तो ये आर्मेनिया की बात हो रही है। आर्मेनिया क्या है, पश्चिमी एशिया और यूरोप का जो काकेशस क्षेत्र है उसमें स्थित एक पहाड़ी देश है। ठीक है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है? तो जो ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है भारत ने, ये शुरू की है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ई मेडिकल जो वीजा सेवा है ये क्या होगी? इसके तहत क्या होगा, भारत में इलाज के लिए आने वाले जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनके लिए देश में ई मेडिकल वीजा सुविधा ये उपलब्ध करवाई जाएगी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ ही शुरू की गई है। ये अब देखिए ग्रीन पार्टनरशिप है, ये स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, नई एम्बेसी भारत के लोगों के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में नई एम्बेसी खोली जाएगी। ठीक है, ये बांग्लादेश में खोली जाएगी रंगपुर में। आगे देखते हैं, इसके साथ ही डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बांग्लादेश के साथ समझौते हुए हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमने सभी इंफॉर्मेटिव जितनी भी चीजें हैं वो इसमें कवर की हैं। आपके लिए हम कोशिश करते हैं बहुत बेहतर करने की और आपसे उम्मीद करते हैं आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इससे क्या होता है, जब आप हमें लाइक एंड शेयर करते हैं और आपको यदि कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें चाहिए हो या आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उनको रिप्लाई देने की। तो देखिए जब आप हमें मोटिवेशन मिलती है हमें आपके लाइक से, शेयर से, तो आप करते चलें साथ साथ, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स की ये क्लासेस देखते रहिए। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री की क्लासेस है, जीके एंड जीएस एंड यूपी स्पेशल की क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया से करते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।